नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को चंडीगढ़ में वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी 22 जिलों में बने आधुनिक अभिलेख कक्ष का लोकार्पण किया। साथ ही सभी जिलों में मौजूद प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर और सभी जिलों के 18.5 करोड़ रिकॉर्ड को स्कैन कर डिजिटलाइज किया गया है, जो कि माउस के एक क्लिक पर प्रदेश की जनता को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। यह भ्रष्टाचार को खत्म करने और पारदर्शिता की ओर बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हरियाणा में महत्वपूर्ण रेवेन्यू रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर ई गवर्नेंस सेवाओं में और विस्तार किया गया है। भविष्य में अन्य विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स को भी इसी तरह डिजिटलाइज किया जाएगा। इस रिकॉर्ड के डिजिटलाइज होने से तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी और जनता को काफी सहूलियत मिलेगी। देखिए, हम जैसा जानते हैं कि जो हमारे भू रिकॉर्ड्स हैं, जिसको डिजिटल करके और हम लोगों ने एक डिजिटलाइज्ड यानी जो स्टोर रूम है वो बनाए हैं, ताकि जितने भी 100 साल के पुराने रिकॉर्ड तहसीलों के वो सब कंप्यूटराइज करके और उनको एक क्लिक से ढूंढा जा सके। पहला हमारा ऐसा सेंटर बना था, डिजिटलाइज सेंटर कैथल में, आज से 4 साल पहले। बहुत अच्छे उसके परिणाम आए। 4 साल में अभी सभी 22 के 22 केंद्रों को हमने डिजिटलाइज कर दिया है, ताकि जितने पुराने रिकॉर्ड्स हैं भूलेखा के जितने भी हैं उनको डिजिटाइज करके और विधिवत तरीके से उसको इंडेक्सिंग कर दी है। उस इंडेक्सिंग के बाद एक क्लिक से कोई भी डाटा किसी भी जमीन का किसी भी समय का वो निकाला जा सकता है। नहीं तो जो झगड़े पड़ते थे लगातार, उन झगड़ों में चीजें कई बार तो रिकॉर्ड ही गायब हो जाते थे, जल गए, गुम हो गए, लोगों ने वेस्ट इंटरेस्ट से उसको यानी गायब कर दिया। वो सारी चीजें रोकथाम हो जाएगी और लोगों को उसकी बहुत सहूलत हो जाएगी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गुड गवर्नेंस के नाते से भ्रष्टाचार को खत्म करना है और पर्ची खर्ची को बंद करना उसी का हिस्सा है और आगे भी भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। जबकि पूर्व की सरकारों में तो ऐसे कदम उठाने की हिम्मत भी नहीं की गई। हमारा शुरू से ही रहा है गुड गवर्नेंस के नाते से करप्शन को खत्म करना, ये हमारा टारगेट है। बहुत चीजें जो पकड़ी जा रही हैं उनको हम ठीक भी कर रहे हैं। हम किसी की कोई लिहाज नहीं करते हैं। जो चीज ध्यान में आती है उसको कैसे ठीक करना है, इसके ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं और लगातार इसको करके ठीक करें। पर्ची खर्ची नहीं चलेगी, उसी का हिस्सा है कि अगर कुछ लोगों ने पैसे दे करके और नौकरियां लेने की कोशिश की है, उसको उन्होंने डिफ्यूज किया है, उसको फेल किया है, उसको उन्हें पकड़ा है और पकड़ करके करोड़ों रुपए जो इकट्ठे कर लिए गए थे, अब उनको नौकरी मिली कि नहीं मिली वो तो अभी बीच में ही है, रिजल्ट ही बीच में है। लेकिन कम से कम जिन्होंने पैसे इनको दिए होंगे, तो जो गलत काम करने वाले, चाहे दलाल हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं या जिन्होंने पैसे दिए हैं, सबके खिलाफ एक्शन होगा, ताकि आगे इस विषय को कोई करने की हिम्मत ना कर सके। हम मिशन मेरिट चालू किया था, लगातार चालू रहेगा। इसमें कहीं भी कहीं से कुछ शिकायत आएगी, कहीं से कोई लूप होल मिलेगा, उसको चेक करेंगे, बंद करेंगे। ये तो हमारे समय में हम कर रहे हैं। कांग्रेस के समय में, पिछली सरकारों के समय तो इस प्रकार की हिम्मत ही किसी ने नहीं की कि वो अपने समय में इस प्रकार के जो फॉल्ट थे उसको कभी चेक किया हो, कभी पकड़ा हो। कुल 7 एफआईआर 10 साल में उन्होंने की, जबकि ये खेल खेल तो बहुत पुराने चल रहे हैं। एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को तो इन बातों को लेकर सजा हो गई 10 साल की। तो वो कैसे कहते हैं कि हाँ ये चीज उस समय नहीं होती थी। उस समय के जो कोर्ट द्वारा किए गए फैसले हैं, वो चाहे वो टीचर्स के हों, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट्स के हों, चाहे एचसीएस के हों, कितने ही कोर्ट ने बाहर किए और उनको हम एक एक करके सुलझा रहे हैं। हम कोई लिहाज नहीं करते, हम करप्शन को खत्म करके करने का हमारा इरादा है, उसको पूरा करने में लगे।
वहीं राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल से चंडीगढ़ में जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीएम ने सभी जिलों में डिजिटल रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का शुभारंभ किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के फसल जमाबंदी समेत हर तरह के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर दिए गए हैं। हरियाणा के राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी 22 जिलों में रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की शुरुआत कर दी है। उद्घाटन इसका हो चुका है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के वित्तायुक्त और राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल है। सर, ये रूम जो है वो डिजिटलाइज किए गए हैं, राजस्व रिकॉर्ड जो वो डिजिटलाइज हुआ है। किस तरीके से इस पूरे काम को पूरा किया गया है और किस तरह से ये रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा? देखिए, ये एक एंडेवर शुरू तो हो गया था 4 साल पहले। कैथल में 24 जून 17 को चीफ मिनिस्टर साहब ने रिकॉर्ड रूम इस तरह का मॉडर्न बनाने की एक परिकल्पना सामने की थी। 19 दिसंबर में फिर कहा गया कि 22 के 22 जिलों में बनाया जाए। पिछले 6 महीने फिर हमारे अधिकारियों ने, डिप्टी कमिश्नर साहबान ने, डीआरओ साहबान ने बड़ी मेहनत की है और मैं तो सारा उनको ही श्रेय दूंगा, चाहे वो पटवारी हैं, कानूगो हैं, हमारे सभी अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है और तकरीबन 18.5 करोड़ के करीब डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया गया है। उसकी वेरिफिकेशन की है ताकि कोई गलती ना हो। वो हमारे राजस्व अधिकारियों ने 100% की है। डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर के लेवल पर भी 20% से ज़्यादा वेरिफिकेशन की है डॉक्यूमेंट्स की। तो आप समझ ही सकते हैं कि कोई गलती ना रहे, इस लिहाज से ये पूरी वेरिफिकेशन वहाँ पर की गई है। और इसका सुविधा जो इसकी होगी वो बहुत होगी। हर आदमी को 100 साल पुराना डॉक्यूमेंट भी जो वो चाहेगा उसको मिल जाएगा और उसके लिए कोई लाइन नहीं, कोई ये नहीं कि 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, ढूंढने में मशक्क़त करनी पड़ेगी, वो नहीं। आप जाएं, आपको वो अपना कैटलॉग्ड है, फट सर्च करके वो निकल जाएगा और आपको प्रिंट आउट वो ऑथेंटिकेटेड कॉपी दे सकते हैं। यानी सर, जो पहले रिकॉर्ड के लिए तहसील में पटवारी या फिर जो अधिकारी होते थे उनके पास जाना पड़ता था, उससे जो है वो बचा जाएगा और आसानी से सब कुछ उपलब्ध होगा। पवन जी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही अब सारा रिकॉर्ड आ गया है और इसकी बहुत सुविधा होगी। आने वाले समय में हम कोशिश ये भी करेंगे कि हम एक ऐप डिज़ाइन करवा लें और ये डॉक्यूमेंट जो भी हैं ये सारे ऑनलाइन भी आदमी को उपलब्ध हों। मतलब जो चीज़ लेने के लिए आज आपको मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम में भी जाना पड़ता है, वो जाना भी ना पड़े। फ्रॉम योर ओन होम यू शुड बी एबल टू एक्सेस दैट डॉक्यूमेंट। हम वो एक ऐप बना के इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो सर, ये जो किया गया है इसके पीछे वजह क्या रही? जैसे आपने बताया कि 2016 जून में इसकी जो है वो पायलट के तौर पर इसको कैथल से शुरू किया गया था, लेकिन अब इसके बाद इसको जो वो क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? क्या कारण रहे कि ये जो है वो इसको आपको लागू करना पड़ा? देखिए, इसका लोगों को बहुत फ़ायदा है। आमतौर पे जब कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड लेना होता है तो लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। अब वो सुविधा हो जाएगी। देखिए, एक चीफ मिनिस्टर साहब की और भी कोशिश है, ये एक उसी में एक बहुत बड़ी कड़ी है। आखिरकार सोच ये है कि आदमी को रजिस्ट्रेशन जो करनी है, आदमी को रजिस्ट्री के लिए तहसील ना जाना पड़े, घर बैठ के ही वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहे बेच सके, खरीदना है तो खरीद सके, जाने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा ये भी है कि आपको हर तरह की सुविधा हो। एक जो आमतौर पर बहुत ज़्यादा लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया, एक बहुत महत्वपूर्ण एक फैसला किया चीफ मिनिस्टर साहब ने। मैं तो सबसे ज़्यादा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भी इसका क्रेडिट दूंगा, उनका भी साथ था। वो ये फैसला हुआ कि जो भी रजिस्ट्री होती है उसका जो इंतकाल होता है, आप जानते हैं म्यूटेशन होती है, वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए। उसमें डिस्प्यूट का तो कोई मतलब ही नहीं। आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, आप सारा कुछ वेरीफाई करवा रहे हैं, एनओसी, एनडीसी सब कुछ ले रहे हैं। जब रजिस्ट्री होती है तो उसके बाद कोई पटवारी को जलसाए आम करने की तो कोई ज़रूरत नहीं, ना तहसीलदार को। तो ये इंतकाल दर्ज होना चाहिए ऑटोमेटिकली। ये चीज़ जब की गई 6-7 महीने पहले, वो बहुत ही उसका फ़ायदा हो रहा है
और हम डीसी से मॉनिटर भी कर रहे हैं, डीसी आगे भी करते हैं कि ये ऑटोमेटिक म्यूटेशन होनी चाहिए, आदमी को दिक्कत ना हो। सर एक जो वो सरकार की ये भी कोशिश थी कि मान लीजिए गुरुग्राम की कोई प्रॉपर्टी है और उसकी अगर खरीदने की या बेचने की अगर कार्रवाई को करना है तो वो पंचकुला में बैठकर भी कर सकते हैं। यानी इस प्रोसेस में क्या कितना ये मददगार होगा राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलाइज होना, और उस पर कितना आगे बढ़े हैं सर? अब हो पाएगी वो या कब तक उसको लेकर काम कर रहे हैं आप? देखिए, ये चीज़ डिजिटाइजेशन एक कड़ी है उसी की। अब यही प्रोसेस है कि आपने हर चीज़ को डिजिटाइज करना है। जब हम हर चीज़ को डिजिटाइज कर लेंगे, प्लस हमारा स्वामित्व और रेवेन्यू एस्टेट्स की भी डिजिटाइजेशन इसी तरह से हो जाएगी, मैप्स बन जाएंगे, हर खसरा नंबर को हम जीआईएस मैपिंग कर लेंगे, तो तब हमें ये सुविधा होगी कि किसी भी सिटीज़न को अपना कोई प्लॉट है, उसने एक पर्टिकुलर सेक्टर में, अगर उदाहरण दूं तो वो जीपीएस एनेबल्ड है, हर चीज़ उसमें क्लियर है, उसमें कलेक्टर रेट आता है, व्यक्ति कितना उसमें सोचता है नहीं मेरी उम्र इसकी तो कीमत इतनी होनी चाहिए, वो सारा कुछ लिखा व्यक्ति के सामने हो, खरीदने वाला खरीद सकता हो, और फिर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तहसील जाना ना पड़े, ऑनलाइन प्रक्रिया हो। अल्टीमेटली यहीं पर हमारा भारत पहुंचेगा और हम उसके लिए ये लीप्स में बहुत लीप फ्रॉग हम कर रहे हैं, तेजी से ये काम कर रहे हैं, आखिरकार वहीं पे आएंगे। सर पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि जो तहसीलदार हैं उनके अलावा जो रजिस्ट्री है वो एसडीएम भी कर सकेंगे, तो उसका आप किस तरीके से फ़ायदा जो है वो लोगों के लिए देखते हैं, उसका क्या किस तरह से फ़ायदा लोग ले पाएंगे? वो चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि देखिए, आज के दिन हमारी जो तहसीलें हैं या सब तहसीलें हैं वहाँ रजिस्ट्री होती है। उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि ज़िले का कोई भी एसडीएम हो, वो सारे ज़िले में उनके सामने भी जाके आदमी रजिस्ट्री कर सकता है। सिटी मजिस्ट्रेट भी ये रजिस्ट्रियाँ कर सकेगा। जब जो ही हम ये करेंगे तो हमारे पास आप समझ ही सकते हैं 96 के करीब और जगह मिल जाएगी जहाँ लोग रजिस्ट्री कर पाएंगे। सर ये आपने जो लाल डोरा योजना शुरू की थी स्वामित्व के नाम से, केंद्र सरकार ने उसको आगे बढ़ाया था, ये योजना भी कहाँ तक पहुंची है? हरियाणा में इसका कितना जो है वो काम हो चुका है? हमारी ड्रोन मैपिंग हर गांव की हो गई, हमारा मैप 1 हर गांव का बन चुका, मैप 2 भी हमारा 5800 गांवों का बन चुका है। 6323 में से 6323 अल्टीमेटली आते हैं, बाकी बेचिराग भी हैं, बाकी उनमें ज़रूरत नहीं है उसकी। इसके अलावा जो मैप फाइनल बनना है वो भी हमारा 3500 गांव के ऊपर हो चुका है, और उसमें आप जानते हैं क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस करके और पूरे महीने की वेरिफिकेशन के बाद ग्राम सभा की बैठक करके, जिसमें कि हम एमएलए साहबान को भी अब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जी फलां डेट को ये ग्राम सभा है, वो भी अपने कोई विश्वसनीय आदमियों को भेजना चाहें तो भेजें, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी वहाँ पर हों, ताकि डिस्प्यूट्स कम से कम हों। तो वो सारी प्रक्रिया हो रही है। 11.5 लाख से ज़्यादा इस तरह के प्लॉट्स का हम प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स जारी कर चुके हैं, और आशा कर रहे हैं हम, हमारा एक विचार है कि ये मैक्सिमम 20-21 लाख ही प्लॉट बनेंगे जो बैठेंगे, उनकी यही प्रक्रिया चल रही है। हम आशा करते हैं आने वाले 2-3 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। सर हाल ही में जिस तरीके से एक मुद्दा जो है वो चर्चा में है कि दिल्ली और एनसीआर में जो प्रदूषण के मामले जिस तरीके से बढ़ा है, उसके बाद हरियाणा भी कोई गाइडलाइन जो है वो अपनी बनाने जा रहा है, और आपने पिछले दिनों एक बैठक की थी, क्या रणनीति सर कोई बनी है, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बना हुआ है, मिस्टर कुट्टी उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसके लिए बैठकें बुलाई थी और आखिरकार उन्होंने अपने ऑर्डर भी किए हैं। आपको मालूम ही है, उसमें एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। ट्रक्स की मूवमेंट अनलेस के एसेंशियल गुड्स हों, तब जब तक वो ना हो तो उन्हें दिल्ली में जाने पर रोक लगाई गई है। जो गुड फ्यूल जिसे हम कहते हैं वो ना इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्री पर भी रोक लगाई गई है। जहाँ के फर्नेस ऑयल या डीजल ऑयल वगैरह इस्तेमाल हो रहा था उन पर भी रोक लगाई गई है। इसी तरह से जहाँ जहाँ पर हम पोल्यूशन को चेक कर सकते हैं वो उन्होंने आदेश किए हैं, उनको
अक्षरशः पालन किया जा रहा है। तो सर हरियाणा में कोई जो है दिल्ली एनसीआर में खास तौर पर कोई ऑड इवन या कोई इस तरीके के निर्णय की जरूरत है क्या? नहीं नहीं नहीं, जो ऑड इवन की बात थी वो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ने डिस्कस किया सभी स्टेट्स के साथ और ये फैसला किया कि ये हम तब ही कंसिडर करेंगे जब एयर क्वालिटी इंडेक्स किसी जगह का 500 से भी ऊपर चला जाएगा। और आशा की जा रही थी कि 21 के बाद थोड़ा मौसम में तब्दीली भी आनी है, जैसा कि सभी मेट डिपार्टमेंट ने भी हमें कहा है। तो ये हवा का थोड़ा रुख भी बदलेगा, थोड़ी स्पीड भी बढ़ेगी, कुछ जगह पर छींटें भी पड़ने के लक्षण हैं, तो उससे एयर क्वालिटी वैसे ही थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी ऑड इवन की, जिसके बारे में हम कोई इसके बारे में आज के दिन सोचें। हमारे साथ संजीव कौशल थे जो राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं और हरियाणा के वित्तायुक्त हैं। जानकारी दी है कि जो प्रदेश में सभी जो राजस्व रिकॉर्ड के लिए जो रूम हैं वो डिजिटलाइज किए गए हैं, इससे लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं। वहीं चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने रोडवेज यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान 15 में से 10 रोडवेज की यूनियनों ने शिरकत की। इस बैठक में 10 यूनियंस ने रोडवेज कर्मचारियों की एक यूनियन बनाने की मांग की। 5 यूनियन बाद में परिवहन मंत्री से मुलाकात करेंगे। वहीं बैठक के बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि जाति और धर्म के आधार पर रोडवेज यूनियन नहीं होनी चाहिए। कर्मचारी तो कर्मचारी होता है। जो हरियाणा रोडवेज की जो यूनियन की मीटिंग हर 3-4 महीने में एक बार मीटिंग होती है, पर कोविड के लंबे समय के बाद ये पहली मीटिंग है इस साल की। और यूनियन वाले उनकी समस्याएं हैं, कई कंडक्टर है, कई ड्राइवर के है, कई रोडवेज की है, कई बस स्टैंड की समस्याएं हैं। उन समस्याओं पर हमारे जो अपने सरकार के लोग, यूनियन के लोग सब मिलकर उस पर मीटिंग करते हैं। इसका कोई परेशानी किसी कर्मचारी को, इस तरह की मीटिंग हम करते हैं। पर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी 15 यूनियन हैं और 15 यूनियन 10 यूनियन ने लिख के दिया है कि चुनाव एक होगा, यूनियन एक रहेगी और सबके एजेंडे जो भी एजेंडे हैं सबको, चाहे बस की बात है, कर्मचारी की बात है या अपने बस स्टैंडों की बात है, एक यूनियन अपनी बात रखेगी, अपनी यूनियन, और उस बात को विस्तार के बार बार नहीं, इस यूनियन को समय नहीं मिला, इसको समय नहीं दे पाए। और हमने कहा है कि कभी भी जातिगत आधार पर यूनियन नहीं होनी चाहिए। और ये जातिगत आधार पे तो सिलेक्शन कमेटी, कोई सिलेक्शन हो उसमें होती है। यूनियन के सबके एजेंडे जहाँ कर्मचारी एक होता है और कर्मचारी कर्मचारी है, वो कर्मचारी रोडवेज का कर्मचारी है, अपनी बात रखेगा और अपनी बात कहेगा, उसको जो रखेंगे उसको हम काम करेंगे और उनकी जो भी डिमांड है उनको पूरा करने का काम करेंगे। वहीं बैठक के दौरान कर्मचारियों के प्रमोशन, नई बसें खरीदने, कर्मचारियों के वेतन और बोनस देने समेत ओवर टाइम को लेकर भी चर्चा हुई, जिसकी जानकारी परिवहन मंत्री ने दी। इनकी छोटी पिछली जो डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है। हमने 2530 के करीब प्रमोशन 2017 से लेकर आज तक 2500 प्रमोशन हमने कंप्लीट की हैं और 40 साल के इतिहास में इतनी प्रमोशन हुई है इस समय। और 809 बस इनकी डिमांड है, 809 बस आ गई हैं जो इनकी डिमांड थी। दूसरा ई टिकटिंग की इनकी बात थी, ई टिकटिंग का हमने पूरा किया है। और इन्होंने जो दूसरी अपने जैसे वर्दी की बात है, बोनस की बात है, और दूसरे अपने यूनियन के लोगों ने 92 से उनके कर्मचारियों की बात है। 2-3 मुख्यमंत्री के लेवल में बात करेंगे, जो भी इनकी जो है उन सबको मुख्यमंत्री से बात करेंगे और यूनियन की बात को पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा के परिवहन मंत्री ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों की समस्या, दुख और पीड़ा का समाधान करना ही परिवहन विभाग का धर्म है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की कमी नहीं होने देंगे। तो हमारा रोडवेज के कर्मचारी के जो समस्या है, दुख है, पीड़ा है, उसको हमारा उसकी पीड़ा को पे काम करना हमारा कर्म है, धर्म है।
और सबसे बड़ी जो डिमांड थी रोडवेज के कर्मचारियों की, जो बसों की बार बार आवाज़ उठती थी कि प्राइवेटीकरण की बात उठती थी, लोग कहते थे बेड़े में बस नहीं आएंगे, और हम कहे 809 बस होने के बाद हम और बस लेके फिर आ रहे हैं। 809 कंप्लीट होने के बाद हम 500 बस और बेड़े में शामिल करेंगे। हम बसों को कमी नहीं होने देंगे। हरियाणा रोड उत्तर भारत की बड़ी धूम है। उत्तर भारत में हरियाणा रोड की अपनी पहचान है, उस पहचान को हरियाणा सरकार कभी कम नहीं होने देगी। आगे बढ़ते हैं, जहां विश्व मत्स्य दिवस पर लोहारू हलके के सिवानी कस्बे में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य परंपरागत खेती के बजाय बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन से हासिल होगा, और जिसके लिए सूबे के मुखिया मनोहर लाल के नेतृत्व में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लोहारू हलके के सिवानी कस्बे में विश्व मत्स्य दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। इस समारोह में मत्स्य पालन विभाग के प्रधान सचिव अशोक खिमका और निदेशक धर्मेंद्र समेत प्रदेश भर से मछली पालक किसान मौजूद रहे। सभी किसानों को स्मृति चिन्ह और प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री ने मछली पालन के लिए बीज, फीड और दवाइयों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि मछली पालन में अपार संभावनाएं हैं, जिसका पता इससे चलता है कि पिछले साल मछली पालन के लिए 20 से 25 लाख रुपए लागत लगाने वाले किसानों ने एक साल में 50 लाख रुपए तक कमाए हैं। शिवानी के अंदर वर्ल्ड फिशरी डे मनाया गया, जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी, सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स और जो नए नए मछली पालन कर जिन्होंने शुरू की है, ऐसे किसान भी आए। और जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं या फर्स्ट टाइम फिशरी कर रहे हैं, ऐसे 10-12 फार्मर आए जिन्होंने पहले साल ही 20-25 लाख रुपए की लागत लगा करके 50 लाख रुपए का उत्पादन किया है। 20-25 लाख रुपए का फिशरी का, खासकर झींगा का प्रॉफिट उन्होंने कमाया है। आज हरियाणा 2,500 करोड़ रुपए का मछली का उत्पादन करता है, जबकि हम टोटली लैंड लॉक्ड है। हमारे यहाँ कोई बड़ी झील नहीं, हमारे यहाँ कोई बड़ी दरिया नहीं, हमारे यहाँ कोई समुंदर नहीं। उसके बावजूद हम फिशरी के उत्पादन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके अंदर संभावनाएं जो है 2,500 करोड़ को हम अगले साल 2 साल में 5,000 करोड़ तक ले जा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बिना झील और समंदर के हरियाणा हर साल 2,500 करोड़ रुपए की मछलियों का उत्पादन करता है, जिसे 1-2 साल में बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। और खारे पानी की जमीन पर झींगा मछली का पालन करके किसान करोड़पति बन सकता है। आज हरियाणा 2,500 करोड़ रुपए का मछली का उत्पादन करता है, जबकि हम टोटली लैंड लॉक्ड है। हमारे यहाँ कोई बड़ी झील नहीं, हमारे यहाँ कोई बड़ी दरिया नहीं, हमारे यहाँ कोई समुंदर नहीं। उसके बावजूद हम फिशरी के उत्पादन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके अंदर संभावनाएं जो है 2,500 करोड़ को हम अगले साल 2 साल में 5,000 करोड़ तक ले जा सकते हैं। हम जो है लाखों किसानों की जो खारे पानी की ज़मीन में रहते हैं, जिनकी माली हालत ख़राब है, वहाँ झींगा का उत्पादन करके उनको करोड़पति बना सकते हैं। इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पीएम मोदी किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य लेकर आए थे, जिसे परंपरागत खेती की बजाय बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन करके पूरा किया जा सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि राज्य सरकार मछली पालन करने वाले किसानों को कई तरह की सुविधाओं, किसानों को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण, उच्च क्वालिटी का बीज, फीड और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।
और मोदी जी का जो लक्ष्य है कि किसान की आमदनी को दुगना करना, वो परंपरागत खेती से नहीं पूरा होगा। उसके लिए फिशरी का काम करना, मशरूम का उत्पादन करना, मधुमक्खियों का शहद बनाना, या पिगरी का है, डेयरी का है, या प्रोसेसिंग का है, बागवानी का है, या सब्जियों की खेती का है, तो इस तरह के काम करने पड़ेंगे। और हमारे सारे अधिकारी खासकर फिशरी के लिए ट्रेनिंग देंगे, अच्छा हम बीज उपलब्ध कराएंगे, अच्छा उनको जो फीड उपलब्ध कराएंगे, अच्छी मार्केट उपलब्ध कराएंगे, और मेहनती किसान जो सदियों से खारे पानी वाले सिर्फ बरसात पर निर्भर रहते थे, वो किसान फिशरी पालन करके बहुत अच्छी पैदावार करके अच्छा अपना जीवन यापन कर पाएंगे। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विभाग के अधिकारियों को दक्षिणी भारत में आई बीमारी के दृष्टिगत प्रदेश में रोकथाम हेतु कारगर कदम उठाने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार मत्स्य पालन से जुड़ी कई योजनाओं के तहत सामान्य वर्ग के मत्स्य पालकों को 40% और महिलाओं समेत अनुसूचित जाति के किसानों को 60% तक का अनुदान दे रही है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।